तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कुकुरमुत्ता नामक कविता पर। कुकुरमुत्ता नामक कविता निराला जी की लिखी हुई है, रचित है। यह परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है। रचनाकाल कविता का 1941 ईस्वी है। कुकुरमुत्ता कविता में मूलतः दो वर्गों के बीच की जो खाई है उसको दिखाया गया है। दो वर्ग कौन कौन से? एक तो है पूंजीवादी वर्ग, जिसको उच्च वर्ग भी कहा जा सकता है, और दूसरा वर्ग है सर्वहारा वर्ग, जिसको निम्न वर्ग भी कहा जा सकता है। इस पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रतीक है गुलाब, और सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ कुकुरमुत्ता है। ठीक है ना। निराला ही क्या कह लीजिए कि सारे के सारे छायावादी कवि बाद में, उसमें भी खासकर पंत और निराला 1936 के बाद की रचनाओं में उनका प्रभाव जो है, उनका प्रभाव कह लीजिए, उनका नज़रिया कह लीजिए, प्रगतिशील अधिक हो जाता है। प्रगतिशील नज़रिए से रचित वो रचनाएं लिखने लगते हैं। ऐसा ही निराला के साथ भी है, वो भी प्रगतिशील नज़रिए से कविताएं लिख रहे हैं। तो कुकुरमुत्ता कविता भी उसी दृष्टिकोण की कविता है। हालांकि निराला प्रगतिवादी नहीं हुए, लेकिन नज़रिया उनका यथार्थ पर ज़्यादा केंद्रित हो गया। आप देखिए कि यही वही निराला हैं जो पहले जूही की कली नामक कविता लिख रहे हैं शुरुआत में, और बाद में वो कैसी कविता लिखते हैं? वनबेला नामक कविता। ठीक है। यही निराला हैं जो यथार्थ को दिखाने के लिए गरम पकौड़ी जैसी कविताएं लिखते हैं। गरम पकौड़ी, ये गरम पकौड़ी, है ना। और कुकुरमुत्ता जैसे सामान्य विषय को अपने कविता का केंद्रीय बिंदु बनाते हैं, केंद्र स्थान बनाते हैं। नारी के प्रति दृष्टिकोण में भी निराला की कविताओं में नज़र आता है बदलाव, बदलता हुआ। वह तोड़ती पत्थर जैसी रचनाएं लिख रहे हैं, भिक्षुक जैसी रचनाएं लिख रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो अंतरण है, ये निराला की कविताओं का 1936 के बाद में विशेष तौर पर देखा जा सकता है। तो पूंजीवादी वर्ग वह वर्ग है जिसका संसाधनों पर स्वामित्व है, या कह लीजिए संसाधनों पर नियंत्रण है, और ये वर्ग जो है निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है, खून चूस रहा है। निम्न वर्ग चूँकि अज्ञान है और अशिक्षित है, तो पूंजीवादी वर्ग के खिलाफ वो मुखालफत नहीं कर पा रहा है, पूंजीवादी वर्ग से विद्रोह नहीं कर पा रहा है। बाद में कई दार्शनिकों ने यह बताया कि और कई इतिहासकारों ने भी बताया कि एक वर्ग पनपा जिसको मध्य वर्ग कहा गया। यह वर्ग पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई, लोगों का गांवों से पलायन हुआ शहरों की ओर, तो वो शहर में आए अच्छी सुख सुविधाओं के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, आय में उच्च स्तर के लिए। तो मध्य वर्ग जन्म लिया। मध्य वर्ग को नौकरी प्रदान कर रहा था पूंजीवादी वर्ग, लेकिन मध्य वर्ग के जो लोग थे वो निकल कर आए थे श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग से। तो ये चेतना के स्तर पर तो जुड़े हुए थे मध्य वर्ग वाले सर्वहारा वर्ग से, लेकिन चूँकि संसाधन या कह लीजिए रुपया पैसा जो मिल रहा था वो पूंजीवादी वर्ग से मिल रहा था, इसलिए इनका विरोध नहीं कर पा रहे थे, विरोध करने में अक्षम थे। लेकिन जब ये मध्य वर्ग श्रमिक वर्ग को देखता था तो मन में संवेदनाएं उठती हैं इसके, तो संवेदनाओं से घनीभूत होकर संवेदनाओं को एकत्रित कर लेता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है ना। तो मध्य वर्ग कह लीजिए एक ऐसा जिसको बाद के कवियों ने, मुक्तिबोध वगैरह ने बुद्धिजीवी के रूप में प्रदर्शित किया है, जो बड़े बुद्धिमान टाइप के हैं व्यक्ति, लेकिन खुद क्रांति नहीं करना चाहते हैं और खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो खैर मध्य वर्ग का तो इतना जिक्र नहीं है इस कविता में। इस कविता में बस केवल एक तरफ गुलाब है और एक तरफ कुकुरमुत्ता है। बाकी कविता का जो व्याख्या देखेंगे तो उसे समझ जाएंगे कि जो जन है वो किस तरीके से व्यापक रूप में फैला हुआ है। कुकुरमुत्ता उसी सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है और बताना चाह रहा है कि मनुष्य जो है, एक सामान्य आम आदमी है, वो कहाँ कहाँ फैला है। और गुलाब जो है कहीं अमीरों में, शाहों में, मतलब कुछ खास जगहों पर ही पाया जाता है। कविता देखते हैं।
एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनवी का बाग मनहर लग रहा था। तो एक कोई नवाब थे, उन्होंने फ़ारस से गुलाब मंगाए थे, यानी कि विदेशी गुलाब को मंगाए थे, और बड़ी बाड़ी में लगाए। बाड़ी वह स्थान व्यापारी जहाँ पर रोपण किया जा रहा है वो पुष्पों का। और कुछ उन गुलाबों के साथ साथ कुछ उन्होंने देसी पौधे भी उगाए। कई माली और कई नौकर रखे। किस लिए? माली देखभाल करने के लिए बाग की, और नौकर रखे कि जिससे कि जो है राजा को नित्य प्रतिदिन जो है बाग की साफ़ सफाई होती रहे, और साथ ही साथ गुलाब उसके राज दरबार में पहुंचते रहे। रखे माली कई नौकर, गजनवी का बाग मनहर लग रहा था। तो जो फ़ारस का नवाब था वो गजनवी उसके लिए आया है। जैसे ना एक महमूद गजनी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, शुरुआती दौर के आक्रमणकारियों में से एक था। जब हम पढ़ते हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रांता कब आए, तो उसमें मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इन सब का नाम आया था। गजनी का रहने वाला था, इसी से उसकी उपाधि थी, राजधानी के नाम पर पड़ा, वहाँ उस शहर के नाम पर पड़ा। तो कुछ वैसा ही फ़ारस का नवाब भी, मतलब उसका रसूख इतना ज़्यादा था कि उसको उससे आंका जा सकता था। और मनहर यानी कि मन को हर लेने वाला, जो चीज़ मन हो हर लेने वाली, वो कैसी चीज़ है? मनहर, मनोहारी चीज़। तो गजनवी का बाग ऐसा लग रहा था कि वो मन को हर लेने वाला था बाग। जैसे मनहर वही हुआ ना कि जब सीता जी ने उस कुटिया में बैठी हैं और उस हिरण को देखा है, तो हिरण ने क्या किया? उनके मन को हर लिया। तब तो उन्होंने कहा कि जब मुझे वो मृग चाहिए। एक सपना जग रहा था सांस पर तहजीब की, गोद पर तरतीब की। तो तहजीब है यहाँ पर, है ना? तहजीब यानी कि नज़ाकत, नफासत, तरतीब यानी कि सुव्यवस्थित, बेतरतीब यानी कि जो चीज़ व्यवस्थित ना हो। जैसे कपड़े बेतरतीब ढंग से पड़े हुए हैं, किचन में बर्तन बेतरतीब ढंग से रखे हुए हैं, तो कुछ इस तरीके का। तो एक सपना जग रहा था, ऐसा लग रहा था वो मानो किसी स्वप्न को साकार कर रहा हो, वो ऐसा बाग जो था फ़ारस के नवाब का। और सांस पर तहजीब की, हर एक सांस पर ऐसा लग रहा था बड़ी ही नज़ाकत और नफासत के साथ उसको सजाया संवारा गया हो। गोद पर तरतीब की, और ऐसा लग रहा था बाग बड़े सुव्यवस्थित ढंग से सजाया हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि बड़े ही तहजीब से, बड़े ही नज़ाकत नफासत के साथ, बड़े ही तरतीब के साथ उसको बनाया गया हो। यानी कि इतने ज़्यादा माली और इतने ज़्यादा नौकर थे कि वे दिन रात यही करते रहते थे कि बाग की देखभाल के लिए ही नियुक्त थे, और उनका कोई काम नहीं था। क्यारियाँ सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा। और क्या था? कई सारी क्यारियाँ थीं जो सुंदर बनी हुई थीं, और चमन यानी कि बागीचे में, फैली घनी यानी कि घने रूप से फैली हुई थी। ऐसा नहीं कि कहीं फूल थे और कहीं सूनापन था, सब जगह फूल लगे हुए थे। कई देशी पौधे भी लगे हुए थे, और फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा, और उन फूलों के पौधे वहाँ पर खुशनुमा लग रहे थे, यानी कि वो वातावरण की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। आगे चलकर निराला बता रहे हैं कि वहाँ पर कौन कौन से पौधे लगे हुए थे, और इससे निराला की बहुज्ञता का भी ज्ञान होता है कि निराला कितने ज़्यादा जानकार थे पुष्पों के बारे में। बेला, गुल, शब्बो, चमेली, कामनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़, गंधराज, और कितने फूल, फव्वारे कई। तो क्या निराला आगे कह रहे हैं कि बेला, गुल, शब्बो, चमेली, कामनी, जूही, नरगिस, रात की रानी, कमलनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़, गंधराज, न जाने कितने ही प्रकार की किस्मों के और कितने ही प्रकार के नस्लों के वहाँ पर फूल लगे हुए थे। ये केवल गुलाब नहीं, गुलाब के अलावा ये सारे फूल थे। इसमें से कुछ देखिए आप भारतीय हैं फूल, और कुछ कैसे हैं? फ़ारस के फूल हैं, फ़ारसी हैं, विदेशी फूल हैं। तो अब इसमें, इस कविता में आप आगे देखेंगे
कि भाषाई शब्द जो हैं वो भी कैसे हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं और कुछ कैसे हैं, उर्दू फ़ारसी के हैं। और कितने फूल, किरने फूल नहीं, और कितने फूल फव्वारे कई, रंग अनेकों सुर्ख धानी चंपई, आसमानी सब्ज़ फिरोज़ सफ़ेद जर्द बादामी बसंती सभी वेद। और न जाने कितने फूल और फव्वारे उस बाग में थे, और उस बाग में अनेक अनेक प्रकार के रंग भी थे। कैसे थे, कोई सुर्ख रंग का था, कोई धानी रंग का था, कोई चंपई रंग का था, कोई आसमानी रंग का था, कोई सब्ज़ रंग का था, यानी कि जिस प्रकार की हरी सब्जियां होती हैं, कोई फिरोज़ सफ़ेद रंग का था, कोई फिरोज़ी रंग का था, कोई बादामी बसंती, ना जाने कितने प्रकार के रंगों के वहाँ पर फूल उपलब्ध थे, पेड़ पौधे उपलब्ध थे। फलों के भी पेड़ थे, कई सारे फलों के भी पेड़ थे, आम लीची संतरे और फल से, यानी कि कई फलदार वृक्ष भी वहाँ पर उपलब्ध थे। केवल पुष्प नहीं थे, केवल फूल ही नहीं थे, फल देने वाले भी वृक्ष वहाँ पर मौजूद थे। चटकती कलियाँ निकलती मृदुल गंध, लगे गले लगकर हवा चलती मंद मंद, चहकती बुलबुल मचलती टहनियाँ, बाग चिड़ियों का बना था आशियाँ। चटकती कलियाँ और छोटी छोटी कलियाँ जो हैं, जो भी पुष्प बनने वाली थी, वो कैसी चटक रही थी, खुल रही थी, खिल रही थी। और उनके चटकने, खुलने और खिलने से उनके अंदर की जो मीठी मीठी गंध है, कोमल गंध है, वो पूरे बागीचे में फैल के माहौल को खुशनुमा बना दे रही थी। गले लगकर हवा चलती मंद मंद, और हवा धीरे धीरे वहाँ बहती हुई ऐसी लग रही थी मानो वो गले में बाहों में बाहें डालकर चल रही हो। चहकती बुलबुल मचलती टहनियाँ, और वहाँ बुलबुल चहक रही थी और टहनियाँ मचल रही थीं। बाग चिड़ियों का बना था आशियाँ, आशियाँ यानी कि घर। तो बाग जो था वो चिड़ियों का घर बना हुआ था, मकान बना हुआ था। साफ राह सरों दोनों ओर, ठीक है, सरों है ये, सरों कहते हैं एक छतनार का वृक्ष होता है, ठीक है ना। तो बागीचे में दोनों तरफ साफ राहें थीं, और क्या था, इन किनारों पर छतनार के वृक्ष लगे हुए होते, जैसे नहीं होता है नेशनल हाईवे पे चले जा रहे हैं या एक्सप्रेसवे पे चले जा रहे हैं, तो बीच में एकदम साफ रहा है और दोनों ओर पेड़ लगे हैं। तो दोनों छतनार के पेड़ लगे हुए थे वहाँ पर बागीचे में, दूर तक फैले हुए खुलछोर। और जो दोनों छोर थे, यानी कि बगीचे की जो सीमा थी वो काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। तात्पर्य यह है कि बगीचा काफ़ी विस्तृत था, ऐसा नहीं था छोटा मोटा बगीचा था। और बीच में आरामगाह, और यहाँ कहीं बीच में, बागीचे के बीच में आरामगाह यानी कि आराम करने का स्थल बना हुआ था। दे रही थी बड़प्पन की था यानी कि बड़प्पन की गहराई। तात्पर्य यह है कि वो बागीचा इतना ज़्यादा बड़ा था और बीच में इतने आरामगाह बनाए हुए था, साफ राहें थी, कई माली कई नौकर थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही बड़ा वो राजा था, बहुत ही बड़ा नवाब था। और ऊपर निराला ने बता भी दिया है कि वो गजनवी का बाग था। कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन, नकली कहीं झाड़ी। और उसी बाग में कहीं झरने थे, कहीं छोटी सी पहाड़ी निकली हुई थी, कहीं सुथरा चमन यानी कि कहीं साफ़ सुथरा एकदम स्वच्छ था बागीचा, और कहीं नकली झाड़ी, कहीं कृत्रिम रूप से झाड़ियों का भी पौधारोपण किया गया था। यानी कि वहाँ पर प्राकृतिक फूल भी थे और कृत्रिम फूल भी थे। आया मौसम खिला फारस का गुलाब। अब मौसम जो शब्द है वो अरबी में मौसम को मौसम ही कहते हैं। तो ये देखिए, ये अरबी शब्द है ना। तो निराला की फिर विशेषज्ञता, बहुज्ञता और निराला कितने जानकार हैं, इससे सिद्ध हो जाता है। तो जब मौसम आया तो फारस का गुलाब खिलता है भाई। बाग पर उसका पड़ा था रोब ओदाब, और बाग पर उसका क्या पड़ा था, बड़ा है रोब दाब पड़ा था, यानी कि बड़ा ही कह लीजिए रसूख था, है ना। बड़ा ही रोब उस पर पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि भाई विदेशी था, और गुलाब तो मनहर लगता ही है दूर से देखकर। और वहीं पास में क्या था, वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता माने कि कह लीजिए कि ऐंठ कर, या कह लीजिए कि थोड़ा सा किसी सिर ऊंचा कर, जैसे आप नीचे हों और इस एंगल पे बात करें ना, तो थोड़ा सा सिर ऊंचा उठाकर, वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता क्या कह रहा है गुलाब से, वो देखिएगा कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत छुपाई खुशबू रंगो आप,
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि शुरुआत में बताया कविता के कि दो वर्ग हैं, एक कैपिटलिस्ट वर्ग है, अंग्रेजी का शब्द है कैपिटलिस्ट, और दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा वर्ग है प्रोलेटेरियन, एक शब्द आएगा प्रोलेटेरियन। तो कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी वर्ग और प्रोलेटेरियन यानी कि सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है। तो वो जो कुकुरमुत्ता जो निम्न वर्ग या कह लीजिए श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो गुलाब जो पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उससे कह रहा है कि अबे सुन बे गुलाब, ए गुलाब, अबे गुलाब सुनो, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप। एक चीज़ मत भूलो, अगर तुमने खुशबू और रंग पाया हुआ है, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, तू जो अशिष्ट है यानी कि तू असभ्य है, तुझमें शिष्टाचार नहीं है, तूने खाद का खून चूसा है और अब डाल पर तू बड़ा इतना रसूखदार होकर, बड़ा इतना रोबदार होकर इतरा रहा है, यानी कि अभिमान में है। तो खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट सीधे व्यंग्य है उन पूंजीवादी लोगों पर, उन पूंजीपतियों पर जो क्या करते हैं, उन श्रमिकों का, उन सर्वहारा वर्ग के लोगों का क्या करते हैं, खून चूसते हैं, शोषण करते हैं। शोषण करने के भी तरीके अलग हैं, जैसे उनसे काम लेते हैं, मान लीजिए 200 रुपये पर घंटे देते हैं उनको, 200 रुपये प्रतिदिन, और काम के घंटे उन्होंने तय कर दिए 8। तो शोषण कैसे करेंगे, या तो तनख्वाह नहीं देंगे पूरी, क्या क्या करेंगे, इन घंटों को बढ़ा देंगे, कहेंगे 10 घंटे काम करो, और इस ओवर टाइम की कोई तनख्वाह नहीं देंगे। तो ये पूंजीवादी, और दिक्कत यह है कि सर्वहारा वर्ग कुछ कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर्वहारा वर्ग की संख्या ज़्यादा है, अशिक्षित है, कौशल रहित है, उसके पास कोई स्किल नहीं है। तब स्किल नहीं है, कौशल से रहित है, अशिक्षित भी है, तो मजबूरी बन जाती है। दूसरी दिक्कत यह है कि संख्या बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कोई 8 से 10 घंटे, 8 घंटे से 10 घंटे बढ़ा दिया जाए, और इसमें कुछ लोग विरोध करने लगें कि हम काम नहीं करेंगे, तो कैपिटलिस्ट वर्ग कहता है कि छोड़ दो काम, क्या दिक्कत है। तो ये जब काम छोड़ते तो इनके पीछे लाखों की फ़ौज खड़ी है जो इसी काम को 10 घंटे में करने को तैयार है। अब शोषण की दर और बढ़ जाती है, अब वो 10 से 12 घंटे काम करवाते हैं, लेकिन तनख्वाह इतनी ही देते हैं। मान लीजिए ये भी छोड़ना चाहें तो पीछे से लोग आ जाते हैं। तो जब तक, कार्ल मार्क्स का यही कहना था कि जब तक क्रांति नहीं होगी, सशस्त्र क्रांति नहीं होगी, तब तक समाज में साम्य नहीं स्थापित होगा। तो कह रहे हैं कि डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, तूने खाद का खून चूसा है अशिष्ट बनकर, और अब तो डाल पर इतना ज़्यादा इतरा रहा है, अभिमान कर रहा है। कितनों को बनाया, तितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम, हाथ जिसके तू लगा पैर सर रख कर वो पीछे को भगा। और न जाने कितने लोगों को तूने गुलाम बना रखा है। गुलाम यानी कि कोई तेरी कह लीजिए कटाई छटाई करने के लिए है, कोई तेरी खाद निराई गुड़ाई करने के लिए, कोई तुझमें पानी डालने के लिए, पता नहीं कितने लोगों को गुलाम बना रखा है। दूसरे दृष्टि से देखें तो पूंजीवादी वर्ग ने ना जाने कितने वर्गों को गुलाम बना रखा है, अपनी सेवा में निबद्ध कर रखा है, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम। और तूने तो माली कर रखा है, और उस माली को चाहे जाड़ा हो चाहे धूप हो, हर मौसम में हर परिस्थिति में तूने उसको सताया है, उसको उससे निरंतर कार्य लिया है। हाथ जिसके तू लगा पैर सर रखकर वो पीछे को भगा। और जिसके हाथ तू लगा वो उसने क्या किया, पैर सर रखकर, यानी कि पैरों को सिर पर रखकर वो पीछे को भाग गया है। औरत की जानिब मैदान या छोड़कर तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर। और औरत की जानिब यानी कि औरत की तरह मैदानों को छोड़कर, जिस प्रकार युद्ध स्थल में कह लीजिए कि उस समय औरतों का इतना नहीं रहा था, तो उसी प्रकार तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर, जिस प्रकार घोड़ा होता है वो अस्तबल को छोड़कर भागने को तत्पर रहता है, उसी प्रकार लोग जो हैं जब तुझे पाते हैं तो भागने को तत्पर रहते हैं। का तात्पर्य यह है कि पागल हो जाते हैं, मनमस्त हो जाते हैं, उनको उनकी बुद्धि का ठिकाना नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि गुलाब भले ही सौंदर्य का प्रतीक हो, भले ही सुंदरता का प्रतीक हो, लेकिन लोगों के पेट भरने के काम में वह नहीं आ सकता। और क्या, शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। न्यारा यानी कि किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है ना, दूरी बना लेना किसी चीज़ से।
और तू तो केवल शाहों, जो बड़े बड़े शाह हैं, जो बड़े बड़े राजा हैं और जो अमीर लोग हैं, केवल उनका तो प्यारा रहा, और साधारणों से तूने हमेशा ही दूरी बना कर रखी। वरना क्या तेरी हस्ती है पोच तू, पोच यानी कि कमज़ोर व्यक्ति, वरना तेरी क्या हस्ती है। अच्छा तू ही सोच, अगर ये लोग ना होते, जो अमीर हैं लोग हैं, जो शाह लोग हैं, अगर ये लोग ना होते तो तेरी कुछ हस्ती है, तेरा कुछ वजूद है, कभी तूने सोचा है? तू तो कमज़ोर है, ठीक है ना। कमज़ोर देखो, कोई भी कम फूल ले और उसकी पंखुड़ियाँ झड़ने लगती हैं, गुलाब ले, या कोई भी मसल डालता है। कांटों से ही भरा या सोच तू, और तू तो हमेशा कांटों से ही भरा हुआ है। कली जो चटकी अभी सूख कर कांटा हुई होती कभी, और ये जो कली फूटी है और कली फूट कर जो फूल बनी है, पुष्पित पल्लवित हुई है, ये तो ना जाने कब कर सूख कर कांटा हो गई होती। रोज़ पड़ता रहा पानी तू हरामी ख़ानदानी, और तेरे ऊपर तो रोज़ पानी पड़ता रहा है, तभी तू फूल बन पाया है। और पानी ना पड़ रहा होता तो क्या होता, ना जाने कब कर सूख कर कांटा हो गया होता। और तू हरामी ख़ानदानी, यानी कि तू परंपरा से ही हरामी है, या परंपरा से ही तू कह लीजिए ये खून चूसने वाला तेरा काम है, ख़ानदानी काम है, पूंजीपतियों की ओर इंगित है संदेश। चाहिए तुझको सदा मेहरून निसा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा, बहा कर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहाँ अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा। और तुझको हमेशा मेहरून निसा चाहिए। मेहरून निसा वह स्त्री थी जिसने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाया था। तो निराला कह रहे हैं कुकुर मुत्ता के माध्यम से कि तुझको हमेशा से ही मेहरून निसा चाहिए, जो तेरी रूह निकाल ले, तेरी आत्मा को निकाल ले, और आत्मा को निकाल कर इत्र बना ले। ऐसी दिशा बहा कर ले चले लोगों को ऐसी दिशा में बहा कर ले चले, जहाँ नहीं कोई किनारा, जहाँ अपना कोई नहीं सहारा। ऐसी दिशा में तू लोगों को बहा कर ले चलता है जहाँ कोई किनारा नहीं है और अपना भी कोई सहारा नहीं है। ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेले हों चूहे, जवां पर लफ्ज़ प्यारा, देख मुझको मैं बड़ा 1.5 बालिस्त ऊंचे पर चढ़ा। और क्या कह रहा है कुकुर मुत्ता गुलाब से कि ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, और तुझको पाने के बाद लोग कह लीजिए ख्वाब में ही मदमस्त रहते हैं। पेट में भले, मैंने बताया कि गुलाब जो है वो प्रेम का प्रतीक भले ही हो, प्रेम की प्रतिमूर्त भले ही हो, प्रेम की बातें उसको पाकर भले ही निकलती हों, लेकिन क्या हो सकता है वो कभी भी लोगों के पेट नहीं भरता है, लोग भूखे के भूखे ही रहते हैं। कुकुर मुत्ता कह रहा है कि देख मुझको मैं बढ़ा 1.5 बालिस्त और ऊंचे पर चढ़ा। कुकुर मुत्ता अपनी ओर इशारा करता है और क्या कहता है कि मैं देखो मैं बढ़ा, कैसे बढ़ा हूँ, 1.5 बालिस्त बढ़ गया हूँ और ऊंचे पर चढ़ गया हूँ। अपने से उगा मैं, बिना दाने का जुगा मैं, और मैं अपने से उगा हूँ, कोई कलम वलम मेरी नहीं लगाई जाती है, मेरी न निराई गुड़ाई कुछ नहीं की जाती है। बिना दाने का जुगा मैं मेरे ऊपर कोई पानी वानी भी नहीं डाला जाता है, कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। तू नकली है और मैं मौलिक हूँ, यानी कि मैं मूल हूँ, ओरिजिनल हूँ कह लीजिए। तू आर्टिफिशियल है। तू है बकरा यानी कि जिसको हलाल कर दिया जाता है, और मैं ही कौलिक। कौलिक कहते हैं कि कुल से संबंधित हो। जो कुल से संबंधित से तात्पर्य यह है कि मैं परंपरा से ही कुलीन हूँ, ठीक है ना। मैं लोगों का पेट भरता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं केवल तोड़ दिया जाता हूँ और किसी के काम ना हूँ। तू रंगा और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला। तू तो रंगा हुआ है, यानी कि कुकुर मुत्ता कैसा है, सफ़ेद है, और गुलाब चूँकि गुलाबी है, तो जो गुलाबी है तो कुकुर मुत्ता कह रहा है कि उसको ज़बरदस्ती रंगा गया है, कृत्रिम रंगों से रंगा गया है, और मैं धुला हूँ, एकदम साफ़ सुथरा हूँ। पानी में तू बुलबुला, मैं पानी हूँ जो अनवरत सदा नीरा की तरह बहता ही रहता है, सब जगह है, और तू बुलबुला है जिसको कोई भी हवा का झोंका आके क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। या तू क्षणभंगुर है, तूने दुनिया को बिगाड़ा मैंने गिरते से उबाड़ा। तूने दुनिया को बिगाड़ के रखा हुआ है, लोग प्रेम में पागल हो जाते हैं, और मैंने गिरते से उभाड़ा, यानी कि मैंने गिरे हुए लोगों को उभार लिया है, उनका जीवन संभाल लिया। कैसे? लोगों का पेट भरकर। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर। तूने लोगों को नपुंसक बनाकर क्या कर दिया है, उनकी रोटी छीन ली है। नपुंसक बनाना ये है कि अकर्मण्यता बोध आ जाता है गुलाब लेकर ना, गुलाब लेने देने से या गुलाब का व्यापार करने से। प्रेम में पड़े हुए दो लोग क्या करेंगे, समाज के किस काम आएंगे, किसी भी काम नहीं आएंगे।
तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, तूने नपुंसक बनाकर लोगों को रोटी छीन ली है। एक की दी तीन मैंने गुण सुनाकर, और मैंने एक की बजाय तीन तीन लोगों को अपने गुण सुनाकर रोटियां दी हैं, यानी कि लोगों का पेट भरा हुआ है। काम मुझसे ही सदा है, शेर भी मुझसे गधा है, और लोगों का काम मुझसे ही सदा है, यानी कि मुझसे ही लोगों का काम बना है। शेर भी मुझसे गधा है, गधा यानी कि मूर्ख, शेर भी मुझसे ज़्यादा मूर्ख है। चीन में मेरी नकल छाता बना। अब कुकुरमुत्ता बता रहा है कि मेरे जैसा कहाँ कहाँ लोग हैं। तो चीन में मेरी नकल छाता बना, यानी कि चीन में जो छाता बना वो भी मेरी नकल है। कुकुरमुत्ता का शेप देखिए ये होता है, कुछ इस टाइप का कुकुरमुत्ता होता है। अब इस प्रकार को याद रखिए। अब छाता ऐसा होता है भाई, है ना। तो कह रहे हैं कि चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना। राजा महाराजाओं की जो कुर्सी थी, उस कुर्सी के बगल में क्या एक बड़े बड़े छत्र लगे रहते थे ऐसे, है ना, जिससे दिखाया जाता था कि हाँ राजाधिराज हैं ये। तो छत्र भारत का वही कैसा तना, सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैराशूट ले। और तू सब जगह देख ले, सब जगह मैं पाया जाऊंगा, चाहे वो आज का पैराशूट का रूप हो। जो पैराशूट नहीं होता है जो ऊपर से कूदते हैं, तो पैराशूट के सहारे विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ। और भगवान विष्णु के हाथों में घूमने वाला जो सुदर्शन चक्र है वो भी मैं हूँ। काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ। जब सीधी चीज़ों से काम नहीं बढ़ता तो क्या कैसे काम बनाया जाता है, टेढ़ा करके। कहे कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वक्र यानी कि टेढ़ा। तो काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ, दुनिया में काम पड़ने पर जब वक्रता से काम लिया जाता है वो भी मैं हूँ। उलट दे तो मैं ही जसोदा की मथानी। अब मथानी इस टाइप की होती है, तो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझको उलट दो तो मैं यशोदा मैया की मथानी बन जाऊँगा, जिससे वो मथकर मक्खन निकाला करती थी। और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बेड़ा देख कहना। और मेरी कहानी तो और भी लंबी है, तो मुझे सामने लाकर मुझे बेड़ा कर दे, यानी कि लिटा दे मुझको, ठीक है ना, और 90 डिग्री घुमा दे, ऐसे समझिए। देख कहना, और मुझे तिरछी नज़र से देखो। तो तीर से खींचा धनुष में राम का, ऐसा लगेगा कि मैं राम का धनुष हूँ और बड़े काम का हूँ, या काम का पड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का। मैं राम का वह धनुष हूँ जो काम का है, और मैं बलराम के कंधे पर पड़ा हुआ हल हूँ, वो भी काम का है। सुबह का सूरज हूँ मैं ही, चांद मैं ही शाम का, और सुबह का सूरज भी मैं हूँ, यानी कि सूरज का आकार कैसा है, गोल है। कुकुरमुत्ता का जो ऊपरी भाग है वो भी गोल है। चांद मैं ही शाम का, और मैं ही शाम का चाम हूँ। कलयुगी में ढाल, नाव का मैं तला और ऊपर पाल। मैं कलयुग में कई सारे युद्ध हुए, तो युद्ध में क्या था, एक तरफ हाथों में तलवार थी और दूसरी तरफ ढाल थी। तो मैं कलयुग की ढाल हूँ। और नाव होती है ना, तो नाव का नीचे वाला तला यानी कि ये चीज़, और एक नाव में पाल लगा हुआ था जो क्या करता है, जो हवा की दिशा को नियंत्रित करता है ना। तो ऊपर लगी हुई पाल भी मैं ही हूँ और नाव के नीचे का तला भी मैं ही हूँ। मैं ही डाणी से लगा पल्ला, तराजू होता है कैसे भाई, है ना, कुछ इस तरीके से तराजू मान लीजिए। तो डाणी से लगा हुआ पल्ला यानी कि जो नीचे तराजू जिस पर एक तरफ सामान रखा गया है और एक तरफ माट रखा गया है, तो ये जो पल्ला है ये भी मैं ही हूँ। सारी दुनिया तोलती गल्ला, यानी कि सारी दुनिया जिससे क्या धन धान्य तोलती है, सारी दुनिया जिससे सामान तोलती है, गल्ला तोलती है, उस डाणी यानी उस तराजू से लगा हुआ उसका पल्ला मैं ही हूँ। मुझसे मूछें मुझसे कल्ला, और मुझे से मूछें भी मुझे से हैं। मेरे उल्लू मेरे लल्ला, तो मेरे लल्ला उल्लू सारी मूछें यानी कि दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मुझे से हैं। कहे रुपया या धन्ना, चाहे मुझे रुपया कह लो, चाहे मुझे आधा आना कह लो, अठन्नी कह लो, हो बनारस या नवन्ना, चाहे वो बनारस हो या नवन्ना हो, सारी जगह मैं ही हूँ। यानी कि जो दुनिया की गोलाई है सब जगह मैं ही हूँ। रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता, और सब जगह मेरा ही रूप है और मैं ही चमकता हूँ और मेरा ही गोला बमकता है, यानी कि बड़ा ही ऊर्जावान तरीके से आभा देता है। लगाता हूँ पार मैं ही, डुबाता मझधार में ही, और मैं ही लोगों को पार लगाता हूँ। और अगर मुझे मझधार में डुबाना है, मझधार कहते हैं कि जो नदी होती है उसका बीच का हिस्सा, समंदर है उसके बीचों बीच का हिस्सा,
तो मैं ही लोगों को पार कर लगाता हूँ और लोगों को मझधार में ही मैं डुबाता हूँ। डब्बे का मैं ही नमूना, पान में ही मैं ही चूना, और मैं डब्बे का नमूना भी मैं ही हूँ। डब्बा वो गुलाई लिए हुए, पान वो गुलाई लिए हुए, चूना वो भी गुलाई लिए हुए शेप में किसी उसमें भरा जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं ही डब्बे का नमूना हूँ और मैं ही पान हूँ, मैं ही चूना हूँ। मैं कुकुर मुत्ता हूँ पर बेंजाइन जैसे, बने दर्शन शास्त्र वैसे, ओम फलस और ब्रह्मावर्त वैसे ही दुनिया के गोले उपरत। तब कह रहे हैं कि जब मैं कुकुर मुत्ता हूँ, अब यहाँ पर उसने कहा कि मैं कुकुर मुत्ता हूँ पर बेंजाइन जैसे वैसे, बने दर्शन शास्त्र जैसे, मैं बेंजाइन जैसे दार्शनिक के समान हूँ, जिससे क्या हुआ, दर्शन शास्त्र जैसा विषय बना। ओम फलस और ब्रह्मावर्त, ओम फलस कहते हैं केंद्र को, और ब्रह्मावर्त कभी भारत देश का नाम क्या था, आर्यावर्त ब्रह्मावर्त। तो वो जो पूरा संसार है, उस संसार का केंद्र भी मैं ही हूँ। वैसे ही दुनिया के गोले और पर्थ, दुनिया के गोले और पर्थ, यानी कि कह लीजिए कि जो भारत, जो पूरी एक समय था जब पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में था, विश्व गुरु माना जाता था, केंद्र माना जाता था ना भारत को, संपूर्ण सभ्यता संस्कृति का। तो ब्रह्मावर्त का केंद्र हूँ, दुनिया के गोले और पर्थ भी मैं ही हूँ, यानी कि जो दुनिया का गोला है और उसमें जो परतें हैं वो भी गुलाए लिए हुए हैं, वो भी मैं ही हूँ। जैसे सिकुड़न और साड़ी, जो सफाई और माड़ी, जैसे साड़ी होती है और साड़ी में पड़ी सिकुड़न होती है, और कोई भी चीज़ जैसे चावल हुआ, चावल को धुला गया, उबाला गया, उससे जो पानी निकला, दाल को धुला गया, उबाला गया, दाल का जो पानी निकला उसे माड़ कहते हैं ना, चावल के लिए ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो वो भी मैं ही हूँ। कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन अंग्रेजी शब्द है और मेट्रोपॉलिटन भी अंग्रेजी शब्द है। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि जो पूरे विश्व का नागरिक हो, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखने वाला। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। और मेट्रोपॉलिटन यानी कि शहरी आदमी, जो निवास शहरों में निवास करता हो, मेट्रो सिटीज़ में निवास कर रहा हो। तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, और मैं वो सभ्य व्यक्ति हूँ या संभ्रांत व्यक्ति हूँ जो शहरों में निवास करता है। जैसे फ्रायड और लीटन, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड का आपने नाम सुना ही होगा, मनोविश्लेषणवाद के जो दुर्पुरोधा थे। लीटन एक चित्रकार था जिसके चित्र काफ़ी बिके उस समय 18वीं सदी के उत्तरार्ध या पूर्वार्ध में। तो वो भी मैं ही हूँ। फेलसी और फ़लसफ़ा, ज़रूरत और हो रफ़ा, और मैं फेलसी जैसे दार्शनिक भी मैं ही हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं ही हूँ, और रफ़ा हो जाने यानी कि रफ़ा दफ़ा हो जाता हूँ, यानी कि जब मुझे कहीं गायब हो जाना होता है तब भी मैं ही हूँ। सरसता में फ्रॉड, कैपिटल में जैसे लेनिनग्राड, सच समझ जैसे रकीब, लेखों में लंठ जैसे खुशनसीब। और मैं बड़े सरसता में फ्रॉड के समान हूँ, और राजधानियों में लेनिनग्राड के समान हूँ, और सच समझ जैसे रकीब, रकीब कहते हैं कि जो प्रेमिका का एक्स कह लीजिए, है ना, प्रेमिका का वह प्रेमी जिससे अब उसका संबंध विच्छेद हो चुका हो। तो सच समझ जैसे रकीब सच समझ लेता है, वैसा ही मैं हूँ। और लंठ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को। लेखकों में मूर्ख व्यक्ति जैसे खुशनसीब नहीं होता कि यार मैं बहुत बड़ा लेखक बन गया हूँ और वो अपनी भूल में जीता रहता है, तो वो ऐसा ही मैं भी हूँ। मैं डबल जब बना डमरू, और मुझको अगर डबल कर दो, यानी कि इधर से कुकुर मुत्ता को कर दो और उधर से कुकुर मुत्ता को कर दो, तो डमरू बन जाता हूँ। एक बगल तब बना वीणा, और जब मैं एक हूँ लिटा दिया जाता है तो मैं वीणा बन जाता हूँ। मंद्र होकर कभी निकला, कभी बनकर ध्वनि छीना, और कभी मैं मंद्र होकर निकलता हूँ, कभी छीण ध्वनि होकर बसता हूँ। मैं पुरुष और मैं ही अबला, मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही अबला, यानी कि मैं ही नारी के समान हूँ। मैं मृदंग और मैं ही तबला, मैं ही मृदंग हूँ और तबला भी मैं ही हूँ। चुन्ने खा के हाथ का मैं ही सितार, दिगंबर का तानपुरा हसीना का सुरबहार। और चुन्ने खा के हाथ में बजने वाला सितार भी मैं ही हूँ, दिगंबर का तानपुरा मैं ही हूँ, और हसीना का सुरबहार भी मैं ही हूँ। जो सितार हैं, तानपुरा है और सुरबहार हैं, ये तीनों किसके नाम है? वाद्य यंत्रों के नाम है। मैं ही लायर लिरिक मुझसे बने, संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने। और मैं ही संगीतकार हूँ, गीतकार हूँ, पूरे ही गीत मुझसे ही बने हैं। संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने,
मंत्र गज़लें गीत मुझसे ही हुए शैदा, जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा। और क्या है, संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने, मंत्र गीत मुझसे ही हुए शैदा। और जितने भी प्रकार की भाषाओं के कह लीजिए शब्द हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, फारसी के, अरबी के हों, ग्रीक के, लैटिन के हों, सब मेरे से गीत बने हुए हैं। मंत्र गज़लें गीत मुझसे ही हुए शैदा, मुझसे ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे ही निकले हुए हैं, जीते हैं मरते हैं फिर होते हैं पैदा। और न जाने कितने मंत्र गज़ल गीत मेरे अंदर समाहित हैं। वायलिन मुझसे बना, बेंजो मुझसे सजा। और वायलिन और बेंजो जो वाद्य यंत्र हैं वो मुझसे बजे हैं और मुझसे ही सजे हैं। और आगे कितने सारे वाद्य यंत्र हैं, घंटा, घड़ी, घड़ियाल, ढोल, ढफ, शंख, तुरही, मजीरे, करताल, करनेट, क्लेरिनेट, ड्रम, फ्लूट, गीटर बजाने वाले हसन खां, बुद्धू, पीटर। और घंटा, घड़ी, ढोल, ढफ, घड़ियाल, शंख, तुरही, मजीरे, करताल, ये न जाने कितने सारे वाद्य यंत्र हैं जो मुझसे ही बने हुए हैं, यानी कि मेरा ही रूप इसके अंदर समाहित है। करनेट, क्लेरिनेट, ड्रम, फ्लूट, गीटर, ये न जाने कितने वाद्य यंत्र हैं जो मुझसे बने हैं। और उनको बजाने वाले हसन खां हैं, बुद्धू हैं, पीटर हैं। मानते हैं सब मुझे ये बाएं से, जानते हैं दाएं से। और सब मुझे दोनों तरफ बाएं दाएं से जानते मानते हैं। देखिए, तात्पर्य यह है कि इतना ज़्यादा इन्होंने दिया है, चूँकि कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, एक सर्वसाधारण का प्रतीक है ना। सर्वसाधारण का प्रतीक होने के कारण क्या है, ये जितने भी लोग इसको बजा रहे हैं, चाहे वो वाद्य यंत्रों की बात हो, ठीक है, चाहे वो गीतों की बात हो, वो व्यक्ति पूंजीवादी नहीं है, वो व्यक्ति सर्वसाधारण से वो चीज़ें निकली हैं, ध्वनियाँ, गीत, संगीत, है ना। तो चूँकि सर्वसाधारण से निकली हैं गीत, और सर्वसाधारण से निकलकर कुछ लोग कुछ दार्शनिक बन गए, कुछ बड़े बन गए। तो कुकुरमुत्ता कह रहा है कि मैं पूंजीपतियों की तरह खून चूसने वाला नहीं हूँ, मैं तो मेहनत के दम पे कह लीजिए आगे बढ़ने वाला हूँ, उनमें है मेरा नाम। ताता धिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में लगी है मेरी गिरा, नाच में या मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कत्थक हो या कथकली या बाल डांस, क्लियोपेट्रा, कमल भौरा, कोई रोमांस, बहेलिया हो, मोर हो, मणिपुरी गरबा, पैर माजा, हाथ गर्दन भौं मटका, नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन। अब देखिए, ऊपर वाद्य यंत्रों की बात की, नीचे नृत्य के विभिन्न प्रकारों को बता रहे हैं निराला। नृत्य के जो प्रकार हैं उनको बता रहे हैं, कह रहे हैं चाहे वो कत्थक हो, कथकली हो, बाल डांस हो, कोई मणिपुरी हो, मोर हो, गरबा हो, चाहे पैर माजा, हाथ गर्दन भौं को मटकाने वाला कोई डांस हो, इन सारी की सारी क्रिया विधियों में, चाहे वो अफ्रीकन या यूरोपियन हो, सब में मेरी ही गढ़न है, यानी कि सब में मेरा ही कुछ ना कुछ रूप प्रतिबिंबित होता है। किसी भी तरह का, चाहे वो हाव भाव हो, मेरा ही रहता है सब में ताव, चाहे वो किसी तरह का हाव भाव हो, सब में मेरा ही ताव रहता है। मैंने बदले पैतरे जहाँ भी शासक लड़े, और जहाँ भी शासक लड़े मैंने अपने पैतरे बदले, यानी कि मैंने अपने तरीक़ों को परिवर्तित कर दिया। पर हैं प्रोलेटेरियन झगड़े, जहाँ मैंने बताया ना प्रोलेटेरियन सर्वहारा, लेकिन जहाँ सर्वहारा लोग के, सर्वहारा वर्ग के झगड़े हैं, मियाँ बीबी के क्या कहना है वहाँ, जहाँ मियाँ बीवी के झगड़े हैं वहाँ मुझे कुछ नहीं कहना है। और नाचता है सूदखोर जहाँ कहीं ब्याज डुचता, नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुँचता। जहाँ वो दुष्ट सूदखोर ब्याज को क्या कर लेता है, गोलमाल कर जाता है, मैनिपुलेशन कर देता है उसको, वहाँ मेरा नाच क्लाइमेक्स को पहुँचता है, यानी कि सबसे चरम सीमा पर वहाँ मेरा नाच पहुँच जाता है, यानी कि मैं उसको सबक सिखलाता हूँ। नहीं मेरे हाड़ कांटे काट का, और मेरा कोई जो शरीर है ये कांटे का नहीं बना हुआ है, और काठ यानी कि लकड़ी का नहीं बना हुआ है। नहीं मेरा बदन आठों गांठ का, ना मेरे बदन में कई सारी गांठें पड़ी हुई हैं। कलम की डंडी को गुलाब की उसको देखते हैं डंडी को, तो यहाँ पर गांठ है, यहाँ पर गांठ है, यहाँ पर गांठ है। कुकुरमुत्ता कह रहा है कि मेरी कोई गांठ वाँठ नहीं पड़ी हुई, एकदम शुद्ध रूप में मैं बना हूँ, निर्मित हूँ। रस ही रस मैं हो रहा, सफ़ेदी का जहन्नम रोकर रहा। और मेरे अंदर क्या है, रस ही रस है, सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया, रस से मैं डूबा उतराया। और सारी दुनिया में जितना जहाँ कहीं भी रस है, सबने मेरे से ही रस चुराया है, और रस में डूबा उतराया भी मैं ही। मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पोथे निकाले भास कालिदास ने। और वाल्मीकि और व्यास ने जो रामायण और महाभारत की रचना की, वो मुझी में गोते लगा कर रचना की, यानी कि मुझी में डूब कर ही रचना की है।
और मुझी से पोथे निकाले भास कालिदास ने, महाकवि भास और महाकवि कालिदास ने मुझी से नाटक और जो है कितने सारी कविताएं निकाल कर रखी और रची। टुकुर टुकुर देखा कि ये मेरे ही किनारे खड़े, हाफिज़ रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े, और रविंद्र और हाफिज़ जैसे न जाने कितने, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कितने विश्व में जिनका नाम है, वो मुझे ही टुकुर टुकुर देखकर उन्होंने अपनी कविताएं लिखी रची। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर टी.एस. इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहा लिख दिया जहाँ सारा। अब यहाँ पे देखिए, निराला जिस दौर के कवि हैं, अज्ञेय भी उस दौर में सक्रिय हो गए हैं, ठीक है ना। और अज्ञेय जो हैं काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, है ना, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अज्ञेय ने खुद कहा कि मैं टी.एस. इलियट से कई प्रभावित होकर लिखता हूँ। टी.एस. इलियट का एक प्रसिद्ध कथन है जो अज्ञेय भी स्वीकारते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज सेपरेशन बिटवीन द पर्सन हु क्रिएट्स एंड द पर्सन हु सफर्स, द ग्रेटर द सेपरेशन द ग्रेटर द टेक्स्ट। यानी कि रचना करने वाले मन और भोगने वाले मन में एक पर्याप्त अंतर होना चाहिए, और यह अंतर जितना ही अधिक होता है रचना उतनी ही अधिक होती है। तो अज्ञेय ने काफ़ी प्रभावित हुए टी.एस. इलियट से, और टी.एस. इलियट के प्रभाव में काफ़ी सारी रचनाएं की। तो वही लिख रहे हैं वो निराला कि कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। यानी कि कहीं का रोड़ा कहीं का विदेशों से सामग्री लेकर, ऐसा लग रहा है टी.एस. इलियट खुद बन गए हों। अज्ञेय के लिए कह रहे हैं, टी.एस. इलियट खुद अज्ञेय नहीं, उनके साथ समकक्ष कई अन्य लोग भी, कई अन्य कवि भी पाश्चात्य देशों की काफ़ी नकल करने लग रहे थे। और पढ़ने वाले ने भी जिगर पर हाथ रखकर कह दिया लिख दिया जहाँ सारा। और जो उस समय वो पाठक थे वो भी बड़ी वाह वाह कर रहे थे। तो अज्ञेय कह रहे हैं कि हम निराला कह रहे हैं कि हम पाश्चात्य देशों से इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, क्या हमारे पास चीज़ों की, संस्कृतियों की, सभ्यताओं की कमी है। ज़्यादा देखने को आँख दबाकर शाम को किसी ने जैसे देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोका नहीं रुकता जोश का पारा, यहीं से कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ। तो ज़्यादा देखने को आँख दबाकर शाम को किसी ने जैसे देखा तारा। और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समेटने, अपनी कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा उनका फलक जो है विस्तृत हो गया है। और जैसे कोई व्यक्ति प्रोग्रेसिव का कलम लेते हैं, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ, वहाँ उस समय प्रलेस जो है काफ़ी चल रहा था। तो निराला चूँकि मूलतः छायावादी हैं, अब यथार्थ की रचना कर रहे हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में बताया था कि भले ही वो प्रगतिशील नज़रिए से रचना कर रहे हों, प्रगतिवादी नहीं हुए हैं, ना उनका उनसे जुड़ाव है। और प्रोग्रेसिव रोका नहीं रुकता जोश का पारा, जैसे कोई व्यक्ति ने प्रोग्रेसिव के नज़रिए से, उनके दृष्टिकोण से अपने हाथों में कलम ले ली हो और बड़ा ही ऊट पटांग या कह लीजिए बड़ी सारी बातें ही करे, और वो बातें केवल बातें हों, समाज की व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उनका कोई योगदान ना हो। और कह रहे हैं कि यहीं से कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ, जैसे अम्मा से बुआ और उनका आगे का कुल बनता चला जाता है, वही वैसे ही यहाँ से भी कुल का निर्माण होता चला जाता है, एक श्रृंखला का निर्माण होता चला जा रहा है। मेरी सूरत के नमूने पिरामिड, मेरा चेला था यूक्लिड, रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक, जेवर जैसे कनक। तो मेरी ही सूरत के नमूने पिरामिड, जो मिस्र में, इजिप्ट में जो पिरामिड बने हुए हैं वो मेरी ही सूरत के हैं। भाई कुकुर मुत्ता ऐसे ही तो होता है। तो कह रहे हैं कि पिरामिड भी मेरी ही हम शक्ल है, और मेरा ही चेहरा था यूक्लिड था जो बहुत बड़ा गणितज्ञ था, ठीक है ना, रेखा गणित का शायद जन्मदाता कहते हैं यूक्लिड को। तो कह रहे हैं कि वो मेरा ही चला था। रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने सुंदर मंदिर बने हुए हैं, सबका मैं ही जनक हूँ, यानी कि मुझसे ही सबका जन्म हुआ है। जेवर जैसे कनक, यानी कि सोने जैसे जेवर ही मैं हूँ। हो कुतुब मीनार, ताज आगरा या फोर्ट चुनार, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे आगरा या चुनार का फोर्ट हो, चुनार का किला हो, चाहे वो कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हो, मस्जिद हो, बगदाद हो, जुम्मा हो, अलबत्ता हो, सेंट पीटर्स हो या घंटा घर हो, गुम्बदों में गढ़न मेरी ही मुहर, चाहे कोई भी गुम्बद हो, उस उन सब चीज़ों में, सब इमारतों में मेरी ही मुहर लगी हुई है, यानी कि मैं ही मैं हूँ। देखिए, इन सब इमारतों का निर्माण करने में मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इमारतों का निर्माण किसने किया होगा?
भाई मज़दूरों ने किया होगा, सर्वसाधारण ने किया होगा, है ना। उनके बिना तो इमारतें बन नहीं गई होंगी। और मज़दूर यानी कि श्रमिक, श्रमिक यानी कि कुकुरमुत्ता। तो ये समझिए प्रतीकों, छायावाद प्रतीकों में बात कर रहा है। तो प्रतीक इतने ज़्यादा जटिल बना दिए गए हैं कि इतने ज़्यादा, या कह लीजिए उनके आयाम इतने ज़्यादा विस्तृत हो गए हैं, तो कविता का दायरा बढ़ गया है। एरियन हो, पर्शियन हो या गॉथिक आर्च पड़ती है मेरी टॉर्च। आर्क कहते हैं कई गुंबद होते हैं जो ऐसे होते हैं, जैसे नहीं कई दरवाजे होते हैं तो उसमें आर्क। तो कह रहे हैं चाहे वो एरियन हो, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे गॉथिक हो, चाहे वो गॉथिक हो, चाहे वो पर्शियन हो यानी कि फ़ारसी हो, यूनानी हो, जितनी भी सारी नक्काशी हैं उनमें मेरी ही टॉर्च पड़ती है, यानी कि मेरा ही प्रतिरूप झलकता है, मेरा ही रूप झलकता है। पहले के हो, बीच के हों या आज के, चेहरे से पिद्दी हों या बाज के, चीन के, फ़ारस के या जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के, इंग्लिस्तान के, ईंट के, पत्थर के हों या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के, बुने जाले जैसे मकान कुल मेरे छत्ते के हैं गहरे। और कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे चेहरे से पिद्दी हों या चेहरे से बाज जैसे लगते हों, चाहे वो चीन के हों, फ़ारस के हों, जापान के हों, चाहे अमेरिका, रूस, इटली के, इंग्लिस्तान के हों, ब्रिटेन के हों, चाहे वो ईंट के हों, पत्थर के हों, लकड़ी के हों, चाहे वो किसी मकड़ी के जाले के समान हों, जैसे जिस प्रकार जितने भी जाले बने हुए हैं, बुने जाले जैसे मकान कुल मेरे छत्ते के हैं घेरे। ये जो, चाहे वो ईंट के घर हों, चाहे पत्थर के घर हों, चाहे लकड़ी के घर हों, ये मेरे ही कुकुरमुत्ता के जाले या कुकुरमुत्ता के घरों के समान लगते हैं। तात्पर्य है कि इन सबको बनाने में भी मज़दूरों ने ही बनाया होगा, श्रमिकों ने ही बनाया होगा, ठीक है, उन श्रम करने वाले लोगों ने ही बनाया होगा। तो ये मेरे ही घेरे तो लगते हैं, मेरा ही रूप तो लगते हैं। मैं ना होता तो ये बनते नहीं बनते। सर सभी का फांसने वाला हूँ ट्रैप, टर्की टोपी, दुपलिया या किश्ती कैप, और जितने लगा जिनमें एक्स्ट्रा या मेट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हेट, घुमाता हूँ सर चढ़ा तो नहीं मैं ही बड़ा। सर सभी का फांसने वाला हूँ ट्रैप, ट्रैप यानी कि जाल, अंग्रेजी शब्द है, तो ट्रैप कहते हैं जाल को। तो जिसमें सर सभी का फंस जाए, ऐसा ट्रैप या ऐसा जाल मैं ही हूँ, चाहे वो तुर्की टोपी हो, चाहे वो दुपलिया हो, या चाहे वो किश्ती कैप हो। और जितने लगा जिनमें एक्स्ट्रा या मैट, मैट कहते हैं चटाई को, चटाई कह लीजिए या जो चीज़ ऐसी इस तरीके की बुनी गई हो। तो कह रहे हैं कि जिसमें एक्स्ट्रा या मैट लगा हुआ है, वो ऐसी अंग्रेजी हेट भी मेरी ही नकल है। टोपी लोग सिर पे लगाते हैं ना, और कुकुरमुत्ता भी इस आकृति का है। घुमाता हूँ सर चढ़ा तो नहीं मैं ही बड़ा, और मैं लोगों के सिर पे चढ़ा हुआ हूँ, तो नहीं, गुलाब से कहता है कि तो नहीं मैं ही बड़ा हुआ हूँ। अब दूसरा देखिए पैराग्राफ, दूसरा छंद। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में ज़िंदगी की लंतरानी। और उसी बाग जो नवाब का बाग था, उसके बाहर कुछ झोपड़े थे, कुछ झोपड़ियाँ थी। आपने देखा होगा कि शहरों में जब कभी आप जाइए, बड़े बड़े शहरों में, तो जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़े बड़े, जिनको स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं ना, उन वृहद अट्टालिकाओं के समीप ही एक गंदी बस्ती होती है। इन गंदी बस्तियों में वही लोग रहते हैं जिन्होंने इनका निर्माण किया होता है। अब देखिए कितनी असमानता है, एक लोग के रहने खाने की व्यवस्था भी नहीं है, और एक लोग के पास कह लीजिए एक ही कमरे में 10-10 एसी लगी हों, खाने पीने की चीज़ें बर्बाद होती हों। तो यही व्यवस्था है जो असमानता का स्तर है, इस असमानता के लिए ही ये सारी लड़ाई है। दूसरा भाग देख रहे थे, दूसरे भाग में है कि बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में ज़िंदगी की लंतरानी। तब क्या है कि बाग के बाहर कुछ झोपड़े लगे हुए थे जो दूर से अधगड़े दिखे हुए थे, यानी कि वो ज़मीन में उनकी जो नींव थी वो कच्ची थी, है ना। पूरी तरीके से वो ज़मीन में उनकी नींव सुस्थिर नहीं थी, कभी भी वो हिल डुल सकते थे। बड़ा कोई बारिश ही हो गई काफ़ी, तो वो कभी भी टूट सकते थे। वो जगह गंदी थी और पानी वहाँ पर रुका हुआ था, सड़ रहा था, यानी कि पानी निकलने की भी वो सुव्यवस्थित जगह नहीं थी। जो लोग वही उनका पूरा गंदगी उन
मोरियों में, यानी कि जिन मोरियों में पानी बह रहा है, जिन नालियों में पानी बह रहा है, उसी में रुका हुआ था, सड़ रहा था पानी। और ज़िंदगी की लंतरानी, यही ज़िंदगी की जो है एक कह लीजिए कहानी थी, एक यही जीवन की क्या थी, नित्य प्रति की ज़िंदगी थी, दिनचर्या थी कह लीजिए। बिलबिलाते कीड़े, बिखरी हड्डियाँ, सेलरों की परों की थी गड्डियाँ, कहीं मुर्गे कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे। और कहीं कीड़े बिलबिला रहे थे, कहीं हड्डियाँ बिखरी हुई थी, कहीं जो है जो उड़ने वाले कीड़े होते थे उनकी परों की थी गड्डियाँ। इतने ज़्यादा वो उड़ने वाले कीड़े जो थे उनके पर टूट टूट कर गिरे हुए थे कि वो गड्डी जैसे समान था, यानी कि गट्ठर जैसे लग रहे थे। और कहीं मुर्गी थे, कहीं अंडे थे, और कहीं धूप खाते हुए कंडे थे। हवा बदबू से मिली, हर तरह की बासीली पड़ी गई। रहते थे नवाब के खादिम, अफ्रीका के आदिम। और वहाँ की हवा मंद मंद बहने वाली खुशनुमा नहीं थी, वहाँ की हवा बदबू से भरी हुई थी। और वहाँ बड़ी हवा जो है गंध से भरी हुई थी, है ना। नवाब के वहाँ पर जो नवाब के नौकर थे वो वहाँ रहते थे, जो अफ्रीका से आए हुए आदिम ज़माने के आदमी प्रतीत होते थे, लग रहे थे। वहाँ पर नवाब के कौन कौन से खादिम रहते थे? खानसामा रहता था, बावर्ची रहता था जो खाना बनाता था, चौबदार रहता था, सिपाही, साहिस, भिश्ती, घुड़सवार, तामजान वाले, कुछ देसी कहार, है ना, कुछ ढोने वाले रहते थे, कुछ पानी भर कर लाने वाले रहते थे, कुछ घोड़ों की देखभाल करने वाले रहते थे, कुछ सिपाही लोग रहते थे, कुछ नाई रहते थे, कुछ धोरी रहते थे, कुछ तंबाकू वाले रहते थे, कुछ तेली रहते थे, कुछ कुम्हार रहते थे, कुछ गाड़ी चलाने वाले रहते थे। एक खासा हिंदू मुस्लिम ख़ानदान एक ही रस्सी से किस्मत की बंधा, काटता था ज़िंदगी गिरता सदा। और क्या था कि एक ही रस्सी की किस्मत से बंधा हुआ था, और हिंदू मुस्लिम की वो बस्तियाँ थी, यानी क्योंकि भेद नहीं था उस बस्ती में। निराला ये बताना चाहते हैं कि पूंजीपतियों में तो हो सकता है कि कई सारे भेद विभेद होते चले जाएं, लेकिन निम्न वर्ग जब तक एकत्रित नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा, साथ साथ नहीं रहेगा, तब तक वो कह लीजिए वो समाज में समानता की बात जो है ही बेमानी है। और काटता था ज़िंदगी गिरता सदा, चलते पड़ते गिरते उठते अपनी ज़िंदगी को काट रहा था। बच्चे बूढ़े औरत और नौजवान बस्ती में रह रहे थे, कुछ बागवान पेट के मारे वहाँ पर आ बसे, साथ उनके रोए और हंसे। और कुछ अन्य लोग जो है पेट के कारण, यानी कि अपने भूख के कारण वहाँ पर आकर बस गए, और उन्हीं के साथ रोए हंसे, यानी कि उन्हीं के साथ पूरी ज़िंदगी की लंतरानी उन्होंने काटी। एक मालिन बीबी मोना, माली की थी बंगालिन, लड़की उसका नाम गोली। और वहाँ एक, चूँकि कई सारे माली उसने रखे हुए थे, तो एक मालिन भी वहाँ थी जो बंगालिन थी। लड़की उसकी नाम गोली और उसकी लड़की का नाम गोली था। वह नवाबजादी की थी हमजोली, और नवाबजादी की हमजोली थी, यानी कि नवाबजादी की सहेली थी। नाम था नवाबजादी का बहार। और जो नवाब की लड़की थी, फ़ारस के नवाब की लड़की, उसका नाम बहार था। तो बहार जो नवाब की लड़की है, और गोली जो सर्वहारा वर्ग या कह लीजिए मालिन की लड़की है। नज़रों में सारा जहाँ फरमाबरदार, सारंगी जैसे छड़ी पोइट्री में बोलती थी। और उसकी जो बोली बानी थी, उसकी बोली बानी कैसी थी? उसकी बोली बानी ऐसे लग रही थी कि वो कविता में बात करती थी, है ना। बड़ी मतलब सुरीली बोली थी, और सारी की सारी दुनिया उसकी कह लीजिए उसकी आँखों में एकदम अलग ढंग से, एक अलग नज़रिए से दिखलाई पड़ती थी। प्रोज़ में बिल्कुल अड़ी, और कह लीजिए कि वो चूँकि उसकी बोलने में शब्द झरते थे, इसीलिए जो बातें बनाना उसको कह लीजिए नहीं आता था। गोली की माँ बंगालिन बहुत शिष्ट, पोइट्री की स्पेशलिस्ट। और गोली की जो बंगालिन माँ थी वो बहुत ज़्यादा शिष्ट थी, सभ्य थी, और कविता की जानकार थी। बातों जैसी मस्ती थी, सारंगी जैसे वो बसती थी। जैसे सारंगी बसती है, उसी प्रकार उसके बोलने से, बात करने से प्रतीत होता है कि वो कविता में या उसके बोलने में बड़ा ज़्यादा पोइट्री जैसा छंदों में, लय में, ताल में बात करती थी। सुनकर राग सरगम तान खिलती थी बहार की जान। और उन रागों को, उन सरगमों को बहार जो थी, जो नवाब की बेटी थी, उसकी जान खिल जाती थी, यानी कि वो प्रसन्न हो जाती थी। गोली की माँ सोचती थी, गुर मिला बिना पकड़े
खींचे कान, देखा देखी बोली में, माँ की अदा सीखी नन्ही गोली ने। और गोली की माँ सोचती थी तो मुझे बड़ा अच्छा गुण मिला, मेरे अंदर ये बड़ा अच्छा कौशल विकसित हो गया। और साथ ही साथ गोली ने, जो मालिन की लड़की थी, उसने बड़े बिना किसी डांट डपट के, बिना सिखलाए, यही अदा, ये पोइट्री में बोलने की अदा उस नन्ही गोली ने सीख ली थी। इसलिए बहार वहाँ बारहों मास डटी रही, गोली की माँ के पास, कभी गोली के पास। और बहार को पोइट्री पसंद है, कविताएं पसंद है, तो वो गोली के पास, गोली की माँ के पास क्या रही, डटी रही, यानी कि लगातार आती जाती रही, लगातार वहीं पर बनी रही। कभी गोली के पास सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी, खुशामद से तनतनाई आती थी और वहाँ सुबह शाम जाती थी और बड़ा ही खुशनुमा से, खुश होकर, प्रसन्न होकर आती थी। गोली दाढ़ी पर पासंग वाली कौड़ी, स्टीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी पर कहेंगे साथ ही साथ। वहाँ दोनों रहती थीं, अपनी अपनी कहती थीं। और गोली जो थी वो, उसका भाव, जैसे उसका कोई मूल्य नहीं था। क्यों मूल्य नहीं था? क्योंकि भाई वो कोई नवाब की बेटी तो है नहीं, उस मालिन की लड़की है, ठीक है ना। और जिस प्रकार स्टीम बोट होती है, उसका जो तल्ला होता है इधर उधर दौड़ता रहता है, उसी प्रकार गोली का वही मूल्य है और उससे ज़्यादा कोई मूल्य नहीं है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ दोनों रहती थी, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों, गोली और बहार, वहाँ साथ साथ रहते थे और अपनी अपनी बातें कहते थे। दोनों के दिल मिले हुए थे, तारे खुले खिले थे, दोनों के दिल मिले हुए थे, दोनों प्रसन्नचित्त थे, हाथ पकड़े घूमती थी, खिलखिलाते झूमती थी, एक पर एक करती थी, छोट हंसकर होती थी लोटपोट, और कई सारी प्रकार की बातें वो लोग करती थी, हंसी ठिठोली करती थी। सात का दोनों कसिन खुशी से कटते थे दिन। महल में गोली भी जाया करती थी, जैसे बहार यहाँ आया करती थी, और उन दोनों के दिन बड़े ही शान से, बड़े ही प्रसन्नता से कटते थे। और गोली भी महल में जाया करती थी, जैसे बहार यहाँ गोली के यहाँ आया करती थी। एक दिन हंसकर बोली बहार, या बोली चलो बाग घूम आए हम गोली। और हंसकर बहार ने एक दिन कहा गोली से कि चलो हम जाकर बाग को घूम आए। दोनों चली जैसे धूप और छाँ, गोली के गले पड़ी बहार की बाँ। और जैसे धूप और छाँ साथ साथ चलती हैं, वैसे गोली और बहार साथ साथ चली, और गोली के गले पर बहार अपनी बाँह डाले चलती हुई चली जा रही थी। साथ टेरियर कुत्ते की प्रजाति है, तो एक कुत्ता, टेरियर प्रजाति का कुत्ता साथ में था और एक नौकरानी साथ में थी। सामने कुछ औरतें भरती थी पानी, और जब दोनों लोग, गोली और बाहर चली जा रही हैं, तो कुछ औरतें सामने पानी भर रही हैं। सिटपटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को, बाबू ने देखा हो उठती गर्दन को। और ऐसे देख लिया जैसे उन्होंने किसी पुरुष को देख लिया हो यकायक। बाबू ने देखा हो उठती गर्दन को, निकल जाने पर बहार की बोली गोली, पहली दूसरी से देखो वह गोली, मोना बंगाली की लड़की। और जब बहार और गोली चली गई तो उन्हीं औरतों में से किसी एक ने कहा कि देखो वह गोली है, मोना बंगाली की लड़की है, भैंस भड़की, ऐसी उसकी माँ की सूरत, मगर है नवाब की आंखों में मूरत। और कह रही कि उसकी माँ की सूरत तो बड़ी कुछ खास नहीं है, लेकिन नवाब की आंखों में वो नवाब की आंखों में एक प्रतिमान के समान है, एक प्रतिमूर्ति के समान है। यानी कि एक अच्छी औरत की छवि उसकी नवाब की आंखों में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि बाहर जब जाती है तो नवाब को बतलाती है बातें कि आज गोली के यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। रोज़ जाती है महल को जगह भाग, आँख का जब उतरा पानी लगे आग, रोज़ ढोया आ रहा है माल असबाब, बन रहे हैं गहने जेवर। और वही औरतों की बातचीत हो रही है तो कह रही हैं कि और गोली की माँ जो है वो रोज़ जाती है महल को, गोली भी जाती है, और वहाँ से कई सारे जेवर एवर आ रहे हैं, कई सारे माल असबाब आ रहा है, उससे जेवर बन रहे हैं। पकता है कलिया कबाब, और कलिया कबाब रोज़ रोज़ पकता है। झटके से सिर आँख पर फिर लिए घड़े, चली ठनकाती कड़े, और अपने कह लीजिए अपने हाथों में पहने हुए कड़े को उसमें आवाज़ करती हुए वो क्या सिर आँख पर गड़े हुए, अपने सिर पर जो गड़े हुए लिए थे, जो पानी भर रही थी, वो लेकर चले हुए। बाग में आई बहार, चंपे की लंबी कतार, देखती बढ़ती गई, फूल पर अड़ती गई। और बाग में बहार आई, यानी कि जो नवाब की बेटी है, चंपे की लंबी कतार, देखती बढ़ती गई, और देख रही है कि एक चंपे की फूल जो लगे हुए हैं वो कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं, उनको देखती हुई बढ़ती चली जा रही है और प्रसन्न होती चली जा रही है। मौलसरी की छाँ में कुछ देर बैठ बेंच पर, फिर निगाह डाली एक रेंच पर।
देखा फिर कुछ उड़ रही थी तितलियाँ, डालों पर कितनी चहकती थी चिड़ियाँ। और कुछ देर वह मौलसरी की छाँव पर बैठी और कुछ देर बेंच पर बैठी। फिर दूर एक जो रेंज थी, एक जो गर्त था, कलेजा छोटी खाई थी, वहाँ पर उसकी निगाह गई और वहाँ से कुछ तितलियाँ उड़ रही थीं डालों पर। पता नहीं कितनी सारी चिड़ियाँ चहक रही थीं, भौरे मतवाले हुए से गूंज रहे थे। उड़ गया एक मकड़ी के फंसकर बड़े जाले से, और एक भौरा मकड़ी के बड़े जाले में फंसकर उड़ गया था। यानी कि बाघ के दृश्य का वर्णन किया गया है। फिर निगाह उठाई आसमान की ओर, देखती रही कि कितनी दूर छोर। और फिर उसने बहार ने आसमान की ओर अपनी निगाह को उठाया और वह देखती रही कि यह छोर जो है आसमान से पृथ्वी का मिलन जो है कितनी दूर है। देखा उठ रही थी धूप, पड़ती फुनगियों पर चमचमाया रूप। पेड़ जैसे शाह एक से एक बड़े ताज पहने हैं खड़े। और देख रही थी कि अब धूप धीरे धीरे जा रही है और वो फुनगियों पर पड़ रही है। फुनगियों पर पड़ने के कारण जो धूप प्रतिबिंबित हो रही है उससे आभा निखर कर आ रही है। और जो पेड़ थे बड़े बड़े शाह जैसे खड़े हों वैसे पेड़ खड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो ताज, कोई सिर पर कोई ताज पहने हुए हैं। आया माली हाथ गुलदस्ता लिए गुलबहार को दिए, और माली आया जो वहाँ की देखभाल करने वाला है, हाथों में गुलदस्ते को लिए हुए, गुलबहार को लिए हुए। गोली को एक गुलदस्ता सूंघकर बहार ने दिया, और वही माली जब आया हाथों में गुलदस्ते लिए हुए तो उसने गुलबहार को वो गुलदस्ते दिए, जो लड़की है, और गोली को एक गुलदस्ता दिया। जो मोना बंगालियन की लड़की थी उसको एक गुलदस्ता दिया उसी माली ने। सूंघकर हंसकर बहार ने दिया, जरा बैठकर उड़ी तिरछी गली होती कुंज को चली। और उसको सूंघकर हंसकर बहार ने एक गुलदस्ता गोली को दिया, और जरा बैठकर उठी। वह थोड़ा बैठी और फिर बैठकर उठी और तिरछी गली होती कुंज को चली, और वो तिरछी गलियों से होती हुई उस बहार में, उस चमन में चलती गई। देखा फ्रांसीसी लिली और गुलबकावली, और फ्रांसीसी लिली पुष्प को देखा और गुलबकावली को देखा। फिर गुलाब जामुन का बाग छोड़ा। गुलाब जामुन का बाग छोड़ते हुए तूतों के पेड़ से बाएं मुँह मोड़ते हुए एक बगल की झाड़ी बड़ी जिधर थी गुलाब बाड़ी, और इन सब जगहों से आगे बढ़ते हुए वह उस तरफ बढ़ी जहाँ गुलाब की बाड़ी लगी हुई थी, यानी कि गुलाब के फूल लगे हुए थे। देखा खिल रहे थे बड़े बड़े फूल, लहराया जी का सागर अकुल। और उसने देखा कि गुलाब के बड़े बड़े फूल जो है वो खिल रहे थे, और उसके मन का सागर जो अकूल था, किनारों से रहित था, उसमें बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी उस गुलाब के फूलों को देखकर। दुम हिलाता भागा टेरियर कुत्ता जैसे गोली चिल्लाती हुई कुकुरमुत्ता। और वो टेरियर कुत्ता जो उनके साथ था वो दुम हिलाकर भागा। कब भागा? जब गोली ने जोर से चिल्लाया कुकुरमुत्ता। सकपकाई बहार देखने लगी, और बहार या कुकुरमुत्ता की, जब गोली ने तेज कुकुरमुत्ता चिल्लाया तो बहार सकपका गई, डर गई, और बहार उसको देखने लगी। और जैसे कुकुरमुत्ते के प्रेम से भरी गोली दगी, और ऐसा गोली इस तरीके से चिल्लाई जैसे किसी ने गोली दाग दी हो कुकुरमुत्ते के प्रेम से जो भरी हुई हो। भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार, सिर्फ वह गोली को देखती रही निगाह की धार। और बहार का गुलाब पर जो कुछ भी प्यार था उसको भूल गई, और वो गुलाब को देखती रही निगाह की धार, यानी कि एकटक निर्निमेष अपलक वो गोली को देखती रही। टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार, और जैसे बिल्ली अपने शिकार को देखकर एकदम से झपट्टा मारती है, उसी प्रकार गोली भी कुकुरमुत्ते को देखकर एकदम झपट्टा मारने लगी। तोड़कर कुकुरमुत्तों को होती थी उन पर निसार, अपने को उस पर कह लीजिए उस पर बल खाती थी उन कुकुरमुत्ता को तोड़कर। बहुत उगे थे तब तक उसने अपने कुल आंचल में तोड़ कर रखे अब तक, और कई सारे कुकुरमुत्ते जो है उगे थे वहाँ पर, और उसने अपने आंचल में उन कुकुरमुत्तों को तोड़कर कुकुरमुत्तों को अपने आंचल में पसार कर रखा हुआ था। वह प्यार से बहार और गोली जब वहाँ बाग में खड़े हैं तो प्यार से घूमी गोली, और बाहर से क्या बोलती है, बोलती मुस्कुराती देखकर बोली बाहर से, देखो जी भर गुलाब हम खाएंगे कुकुरमुत्ते का कबाब। बाहर तुम्हें अगर गुलाब को जी भर कर देखना है तो देखो, लेकिन हम तो कुकुरमुत्ते का ही कबाब खाएंगे।
कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी उसने, जीभ में बाहर की आया पानी। जब उसने कुकुरमुत्ते की कहानी को सुना, उसके कबाब को सुना, तो उसके बाहर के मुंह में पानी आ गया। पूछा, क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज जितनी भाजियाँ दुनिया में इसके सामने नाचीज? क्या इसका कबाब दुनिया में इतना ज़्यादा लजीज होगा, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा कि दुनिया में जितनी भी सब्जियाँ हैं वो इसके सामने नाचीज हैं, इसके सामने उनका कोई मूल्य नहीं है। गोली बोली, जैसी खुशबू इसका वैसा ही स्वाद, खाते खाते हर एक को आ जाती है बिहिश्त की याद। गोली ने कहा कि जैसी इसकी खुशबू है वैसा ही इसका स्वाद है, इसको खाते खाते आ जाती है सबको बिहिश्त की याद। यानी कि स्वर्ग की अनुभूति ये कराता है कुकुरमुत्ते का जो कबाब होता है। सच समझ लो, इसका कलिया तेल का भुना कबाब भाजियों में वैसा जैसा आदमियों में नवाब। गोली कहती है बाहर से कि इसका कलिया कबाब तेल में भुना हुआ ऐसा लगता है जिस प्रकार आदमियों में नवाब होता है। यानी कि जिस प्रकार आदमियों में नवाब सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार इसका कलिया कबाब जो है सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं। ऐसा कहते रही मालिन की छोकड़ी बंगालिन की। डांटा नौकरानी ने, चढ़ी आँख कानी ने। तो वहीं जो कानी नौकरानी खड़ी हुई थी, उस कानी नौकरानी ने कहा कि ये बंगालिन की छोकड़ी, ये मालिन की छोकड़ी, ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन यह कुछ एक घूंट लार के जा चुके थे पेट में तब तक बाहर के। लेकिन जो कुछ घूंट लार के थे उसको सुनकर, कलिया कबाब की बात को सुनकर बाहर के पेट में जा चुके थे। नहीं, अगर इसको कुछ कहा, बाहर ने कहा, उस नौकरानी को कहा कि नहीं, अगर इसको कुछ मत कहो। पलट कर बाहर ने उसे डांटा। उसको बाहर ने पलट कर डांटा कि इसको कुछ नहीं कहना। गोली को कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, इसके साथ यहाँ जाना है। उसने कहा मुझे कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, बाहर ने कहा, और मुझे इसके साथ जाना है इसके यहाँ। बता गोली, पूछा उसने। कुकुरमुत्ते का कबाब वैसी खुशबू देता है जैसा कि देता है गुलाब। बाहर ने गोली से पूछा, गोली ये बताओ कि क्या कुकुरमुत्ते का कबाब वैसी ही खुशबू देता है जैसा गुलाब खुशबू देता है? गोली ने बनाया मुंह बाएं घूम कर, फिर बोली, एक छोटी सी निकाली कहा, बकरा हो या तुम्बा, मुर्ग या कोई परिंदा, इसके सामने सब छू, सबसे बढ़कर इसकी खुशबू। यानी बाएं घूमकर जब बाहर ने गोली से पूछा तो गोली ने कहते हुए कहा कि बकरा हो या दुम्बा कहते हैं कि एक भेड़ की प्रजाति होती है, इसको नर भेड़ कह लीजिए, है ना। यानी कोई भी बकरा हो या कोई भी नर भेड़ हो, कोई भी मुर्ग हो या कोई भी परिंदा हो, कोई भी पशु पक्षी हो, इसके सामने सब छू, इसके सामने सब बेकार हैं, सबसे बढ़कर इसकी खुशबू सबसे बढ़कर है। भरता है गुलाब पानी इसके आगे, मरती हैं इन सब की नानी। इनके आगे तो गुलाब पानी भरता है कुकुरमुत्ते के कलिया कबाब के आगे, और इसके आगे मरती हैं इन सब की नानी। तो पानी भरना, नानी मरना जैसे मुहावरों का प्रयोग भी निराला जी ने अपनी इस कविता में किया गया है। चाव से गोली चली बाहर, उसके पीछे होली, उसके पीछे टेरियर, फिर नौकरानी। सबसे पहले गोली आगे चल रही है, ऐसा उसके पीछे बाहर चल रही है, उसके पीछे वो टेरियर कुत्ता, फिर नौकरानी पहुँचती जो आँख कहानी, फिर उसके पीछे नौकरानी चल रही है जो अपनी कहानी आँख को पहुँच रही है। चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर कहते हैं तानाशाह को, है ना। तो गोली किस प्रकार चल रही है? जिस प्रकार कोई तानाशाह चल रहा हो। यानी कि तानाशाह कौन होता है? जिसकी सबसे ज़्यादा जिसकी चलती है उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। बाहर उसके पीछे जैसे फुक्कड़ फॉलोअर कहते हैं अनुसरण करता को, अनुगामी को। तो कुछ अनुसरण करता होते हैं, कुछ फॉलोअर होते हैं। तो बाहर उसके पीछे भुक्कड़ फॉलोअर जैसे अंधभक्त जिनको कह लीजिए, उनको तरह चली। उसके पीछे दो मिलाता टेरियर, उसके पीछे टेरियर कुत्ता दो मिलाता चल रहा है। और टेरियर की तुलना करें आधुनिक पोएट, यानी कि जो वर्तमान काल के कवि हैं उनसे तुलना कर रहा है टेरियर कुत्ते को, जो दो मिलाते चलते हैं। दो मिलाते किसके पीछे? संपादक गणों के पीछे, समाज के पीछे, है ना। वो अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं लिख रहे हैं, यानी कि समाज में जो हो रहा है उस पर भी कुछ नहीं लिख रहे हैं। उनको जो लिखने के पैसे दिए जा रहे हैं वैसे लिख रहे हैं। पीछे बांधी बचत की सोच थी, और पीछे जो नौकरानी चल रही थी वो कुछ बचाने को सोचती है। यानी कि कुछ कहती है, कुछ मेरे पास कुछ बच जाए, कुछ रह जाए। उसके दिमाग में हमेशा यही चल रहा है, कैपिटलिस्ट क्विट से तात्पर्य है पूंजीवादी दास, जैसे जो मध्य वर्ग है कह लीजिए, है ना। उसको कहीं भी कुछ हो रहा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो दास है, गुलाम है एक तरीके से, जो अपनी एक अलग यूटोपिया में जी रहा है। झोपड़ी में जल्दी चलकर गोली आई, जोर से माँ चिल्लाई, माँ ने दरवाज़ा खोला, आंखों से सबको तोला, भीतर डलिए में रखे गोली ने वे कुकुरमुत्ते। देख कर माँ खिल गई, निधि जैसे मिल गई।
तो वही गोली आई और जल्दी से आकर दरवाजे पर माँ उसने चिल्लाई। माँ आई और माँ ने नज़रों से सबको तोला कि ये आए यहाँ किस लिए आए हैं। और कुकुर मुत्ते जब डलिए में रखे गए तो माँ खिल गई निधि, यानी कि कोई संपत्ति मिल गई हो उसको। अब वो लोग इतने गरीब थे तो उनके लिए खाने के लिए कुकुर मुत्ते के मिलना एक संपत्ति मिलने के ही समान है। कहा गोली ने, अम्मा कलिया कबाब जल्द बना, पकाना मसालेदार, अच्छा खाएगी बाहर। कहना मसालेदार अच्छा कलिया कबाब जल्दी बनाओ, बाहर भी इसको खाएगी। पतली पतली चपातियाँ बनाना, उनके लिए सेक लेना, पतली पतली चपातियाँ उनके लिए सेक लेना। जला ज्यों ही उधर चूल्हा, खेलने लगी दोनों दुल्हन दूल्हा। कोठरी में अलग चलकर बांदी की कहानी को चलकर, टेरियर था बाराती आज का गोली का साथी। हो गई शादी की फिर दुल्हन बाहर से, दूल्हा गोली बातें करने लगी प्यार से। और वहीं जब तक वो उनकी माँ कलिया कबाब और रोटियां बना रही हैं, तब तक ये लोग दूल्हा दुल्हन का खेल खेल रहे हैं। टेरियर बाराती है, गोली का साथी है, और वही दूल्हा दुल्हन बाहर बनी है, दूल्हा गोली बनी है ना। दुल्हन बाहर से शादी हो गई, दूल्हा गोली प्यार से उससे बातें कर रही। इस तरह कुछ वक्त बीता, खाना तैयार हो गया, खाने चली गोली और बाहर। कैसे कहें भाव जो माखी आंखों से बरसे, थाली लगाई बड़े समादर से, बड़े ही आदर से, बड़े ही सम्मान पूर्वक भाव से उसने माँ ने थाली लगाई और उनकी आंखों के सामने, मतलब आंखों में बड़ा ही। अब देखिए कि जिसके यहाँ नवाब की बेटी जिसके यहाँ खाना खाने जाएगी, तो उसकी आंखों में एक आदर भाव तो होगा ही, उसकी आंखों में ये तो होगा ही कि हाँ मेरे यहाँ कोई खाना खाने आया, कोई बड़ा व्यक्ति खाना खाने आया है। खाते ही बाहर ने फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। शौक़ से लेकर स्वाद खाती रहीं दोनों कुकुर मुत्ते का कलिया कबाब। और बड़े ही शौक़ से स्वाद लेकर दोनों कुकुर मुत्ते के कलिया कबाब को खाते रहीं। बांदी को भी थोड़ा सा गोली की माँ ने कबाब परोसा, और थोड़ा सा वो जो नौकरानी थी उस नौकरानी को भी गोली की माँ ने कबाब परोसा। अच्छा लगा, थोड़ा सा कलिया भी बांदी को ला दिया, है ना। हाथ धुलाकर पान उसको विदा किए, और थोड़ा सा उसको जब और अच्छा लगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा उसको कलिया कबाब दिया, और हाथ धुलाकर पान देकर उसको विदा किया। कुकुर मुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह में आया पानी। और जब इसी कुकुर मुत्ते की कहानी नवाब से सुनी बाहर ने, तो नवाब ने बाहर से सुनी तो नवाब के मुंह में पानी आ गया। और उसने उस नौकरानी से पूछताछ की, उसको हो गया विश्वास। नौकरानी ने भी बाहर को, नवाब को ये लगा कि भाई बाहर जो है छोटी लड़की है, हो सकता है ये झूठ बोल रही हो, लेकिन नौकरानी तो बड़ी है ना, नौकरानी तो क्या करेगी, नौकरानी तो सही बोलेगी। तो नौकरानी से भी उससे, इसको कहते हैं क्रॉस चेक किया। माली को बुला भेजा, कहा कुकुर मुत्ता चल कर ले आ तू ताज़ा ताज़ा। और उसने माली को बुलाकर भेजा कि तुम ताज़ा ताज़ा कुकुर मुत्ता जो है ले आओ जाके। माली ने कहा हुजूर कुकुर मुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर, मेरी ये अर्ज मंजूर हो कि अब कुकुर मुत्ता नहीं रहा है, अब तो सिर्फ गुलाब बचे हैं। गुस्सा आया, काँपने लगे नवाब। बोले चल, गुलाब जहाँ उगे थे सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुर मुत्ता। और उन्होंने कहा जहाँ गुलाब को उगे थे वहाँ उस कुकुर मुत्ते को उगा, और सबके साथ अब हम भी कुकुर मुत्ते को खाना चाहते हैं। बोला माली फरमाए माफ़ अता, कुकुर मुत्ता अब उगाया नहीं उगता। हाँ, माली बोला कि हे नवाब साहब ज़रा मुझे माफ़ करें, कुकुर मुत्ता खुद से नहीं उगाने से नहीं उगता है, वो तो खुद से ही उगाता है ना। तो ये थी कविता कुकुर मुत्ता। इस कविता के माध्यम से जैसे कि पूंजीवादी वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य के बीच के कलेजे, उस बीच के अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। उस अंतर्द्वंद की बात करते हुए बताते हैं निराला।